हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नदी के जो अपरदनात्मक एवं निष्पेक्षणात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नदी में जो अपराधनात्मक और निष्पेक्षणात्मक जो कार्य होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। इससे पहले अपन आपके सामने इस वीडियो को पढ़ें, इस क्लास को कंप्लीट देखें, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई एक बार। और सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ या फिर में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाना, आपको सर्च करना है ज्योग्राफी, जो छोटे अक्षरों में, स्मॉल लेटर में, और वहां पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। नदियां होती हैं वो पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण वाहक होती हैं। अगर अपन नदियों की बात करें कि नदियां क्या चीज होती हैं, तो नदियां होती है ना, जो अपनी पृथ्वी होती है उसको सतह को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर कोई सबसे ज्यादा पृथ्वी को, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी में जो अलग अलग प्रकार के ढांचे संरचनाओं का निर्माण किया है, वो किसके द्वारा किया गया आपके सामने? प्राकृतिक रूप से वो नदियों के द्वारा ही सबसे ज्यादा किया गया। नदियां जब बहती हैं तो वो मुख्यतः तीन कार्य करती हैं। अपर्दन, भाई कोई नदी कोई बहाव में बहती है तो वो कटाव करती हुई चलती है, तो इससे क्या होता है? अपर्दन होता है। फिर परिवहन, ढुलाई करती हुई चलती है। जब पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की तरफ आती हैं, जो वो अपर्दन करती हैं, तब अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर चलती हैं। उनको अपने साथ, भाई तेज बहाव के साथ वो सभी चीजें उनके साथ चलती रहती हैं। फिर जब वो मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो निष्पेक्षण करती हैं आपके सामने, जो पत्थर, जो मिट्टी, जो आपके सामने जो बालू मिट्टी या फिर जो आपके सामने उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, या फिर जो गाद, सिल्ट आपके सामने, और जो उसको क्या बोलते हैं, जो और भी कोई विषय, जो भी वस्तुएं जो उसके अंदर हैं, उन सबको कैरी करते हुए अपने साथ आगे चलती हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार विस्तार से चीजों को? पहला पॉइंट आपके सामने, कैसे ये सब चीज कर पाती है वो, नदी के अपरदनात्मक जो कार्य होते हैं, इरोजन वर्क ऑफ रिवर होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखते हैं। कैसे कैसे आपके सामने जो नदी है वो कटाव करती है। और जब एक नदी कटाव करती है तो उसके चार प्रमुख तरीके से वो कटाव करती है आपके सामने। उसका पहला तरीका होता है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया क्या होता है? बहता हुआ जल अपने दबाव से चट्टानों को तोड़ता और अपने साथ बह ले जाता है। पहला पॉइंट आपके सामने जल गति क्रिया होती है, इसको हाइड्रोलिक एक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई एक पानी है, वो अपने बहता अपने साथ और क्या करता है? दबावों से चट्टानों को तोड़ता है और अपने साथ बहाकर ले जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? तो बहता हुआ जल होता है, वो दबाव से चट्टानों को तोड़ता है और उनको बहाकर आगे ले जाता है। समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक सी चीज है, शायद हर बच्चे को समझ में आ गई होगी। अगला है अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है? नदी के भार, जैसे पत्थर, कंकड़ को नदी तल और किनारों से टकराकर उन्हें घर्षणा। मतलब क्या होती है? जब पत्थर है ना, जो वो चट्टाने हैं, वो क्या होती है आपके सामने, वो पत्थर व कंकड़ क्या होते हैं? नदी के तल से टकराते रहते हैं, किनारों से टकराते रहते हैं, बीच में कोई वस्तु आ गई उससे टकराते हैं, तो उससे क्या, वो धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं। अब पत्थर है भाई, मजबूत जरूर होता है, लेकिन उसको भी घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, तो क्या हो जाएगी? वो भी धीरे धीरे आपके सामने क्या जाए, उसका अपरदन होना शुरू हो जाता है, इरोजन होना शुरू हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपने, संक्षारण व घुलन। नदी में घुलनशील चट्टाने, जैसे चूना पत्थर का घुल जाना और बह जाना। कुछ पत्थर आपके सामने ऐसे होते हैं, कुछ पत्थर तो आपके सामने जो मजबूत से बने हुए हैं, जैसे आपके सामने है ना, चट्टानों से बने होते हैं, वो तो आसानी से नहीं टूटते। लेकिन चूना पत्थर हो गया, ये आपके सामने कुछ वो पत्थर होते हैं जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं और नदी के पानी के अंदर ही टूट टूट कर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। समझ में आ गया? इसको संक्षारण के नाम से जाना जाता है। अगला है सन्निकर्षणन। नदी के अंदर मौजूद आपके सामने जो पत्थरों को आपस में टकराकर टूट जाना और छोटा जाना। जब नदी में आपस में पत्थर टकराते रहते हैं और टूटकर क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? सन्निकर्षणन के नाम से जाना जाता है। तो तीन चीजें हो जाती हैं आपके सामने। जो पत्थर है, चट्टाने किस प्रकार से टूटती हैं? पहली तो जल गति क्रिया से, हाइड्रोलिक एक्शन से। बहता हुआ पानी जब दबाव के साथ चट्टानों को तोड़ता है, उसको जल गति क्रिया के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोलिक एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अपघर्षण। नदी के बाहर से जो आपके सामने जो पत्थर होते हैं उसके किनारे, वो क्या हो जाते हैं? टूटना और टूट जाते हैं और फिर घिसना शुरू कर देते हैं। संक्षारण व घुलन करना।
संक्षारण व घुलन क्या होता है आपके सामने, जो जल में जो घुलनशील चट्टाने होती हैं, चूना पत्थर का जो चूना पत्थर हो गए वो आपके सामने क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और उसमें बह जाती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सन्निकर्षणन, नदी के अंदर जो आपके सामने जो जितने भी पत्थर होते हैं वो आपस में टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बस उसी को सन्निकर्षणन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नदी के जो अपरदन से निर्मित जो जिस प्रकार की आकृतियां होती हैं, किस किस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। जब नदी कटाव करती है तो कौन सी आकृतियां देखने को मिलती है, उन सभी आकृतियों के बारे में जानेंगे अपन। पहले होता है वी आकार की घाटी, नदी द्वारा गहराई में कटाव करने से जो आपके सामने आकृतियां बनती है उसको कौन सी आकृतियां बोला जाता है भाई, वी आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वी आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज व केनियन घाटियां, वी आकार की अत्यधिक, मतलब ये वी आकार की घाटियों के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी बता देता हूं मैं। देखो इस प्रकार की घाटियां होती हैं, ये तो आप भी समझ गए होंगे, तो टेढ़ी बन गई, ये सही से बना देता हूं एक बार, ऐसे है ना। अब क्या हो गई, नदी है वो आपके सामने क्या बहुत तेजी से बहती आ रही है, तो क्या करेगी, कटाव करती चली जाएगी। ऊपर का क्षेत्र है, वो ऊपर का क्षेत्र होता है ना, कोई भी जमीन का ऊपर का क्षेत्र होता है, भूमि का, वो सबसे क्या होता है, आसानी से कटाव हो जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी रहती है, तो वहां पर क्या सबसे ज्यादा कटाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाती है, कटाव कम होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे क्या के कठोर और मजबूत मिट्टी या फिर चट्टाने व पत्थर देखने को मिलते हैं, इसलिए कटाव कम होता है। और ऊपर के क्षेत्र में क्या होता है, जो कच्ची मिट्टी होती है आपके सामने या फिर जो ऊपरी मिट्टी पड़ी रहती है, तो आसानी से निकल जाती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार की घाटियों क्या बोला जाता है, वी आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला है जॉर्ज और कैनियन, वी आकार की अत्यधिक गहरी व संकरी घाटियां, जिसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जॉर्ज घाटियों के नाम से जाना जाता है, जो बहुत गहरी गहरी घाटियां होती है अंदर की तरफ आपके सामने, है ना। जो जॉर्ज घाटियां होती है वो कैसी होती है, वी आकार की होती है, लेकिन ऐसे आकार की एकदम मतलब गहरी खाइयां। समझ में आ गई है। जो आपके सामने मुख्यतः हिमालय की घाटियां देखी होगी, या फिर जो नर्मदा की घाटियां ना, वो जॉर्ज घाटियां आपके सामने मुख्यतः है। ताप्ती नदी व नर्मदा नदी के द्वारा जो जॉर्ज घाटियों का निर्माण किया जाता है, वो काफी गहरी घाटियां हैं। अगला पॉइंट आपके सामने जल प्रताप, जो कठोर और जो कोमल चट्टानों को लंबवत कटाव के कारण बनती है। ये कैसे निर्माण होता है आपके सामने, जो नदी ऐसे वाला कुछ भाग होता है, उसमें क्या होता है आपके सामने, इस जगह को काट के धीरे धीरे कटाव होता रहता है नदियों से, और फिर सीधा का सीधा पानी है वो नीचे की तरफ आता रहता है। समझ में आ गया जल प्रताप के बारे में या फिर झरनों के बारे में। जल प्रताप झरनों को वाटरफॉल्स को बोला जाता है, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कैसे होते हैं ये, है ना। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, कठोर और जो कोमल चट्टाने होती हैं उसके लंबवत कटाव की वजह से इनका जो देखने को मिलता है, इनका आकार देखने को मिलता है। जल गर्तिकाएं, नदी तल में गोल खड्डे जो भंवर के कारण पत्थरों के घूमने से बनते हैं। मतलब नदी तल में जो गोल गोल आपके सामने गड्ढे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। एक जैसे पत्थर आ गया, पत्थर आया, नदी ने उससे टकराई और फिर आगे की तरफ वो क्या हुई, उसके तरफ पानी गया, ऐसे गया। तो अब इससे टकराकर तो नदी ने क्या किया आपके सामने, एक तो यहाँ पर खड्डा हो जाएगा और फिर टकराकर ऐसे पानी जाएगा तो यहाँ पर गहरा गहरा खड्डा होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर क्या होगा, एक समय के बाद में ये पत्थर निकल जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर खड्डा बन गया, अब पानी आएगा तो इसमें डलेगा और फिर घूमकर फिर बाहर निकलता है ऐसे। तो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, इसके अंदर गहरी खाइयां बन जाती हैं। और आपके सामने जो गोताखोर हो गए, वो तैराक हो गया, आपने सुना कि वो गहरे खड्डे में फंस गया था और फिर उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसी प्रकार के जो गहरे खड्डे हो जाते हैं ना, उसमें जब नदियों में कोई आदमी स्विमिंग करता है और तो वो ऐसे गहरे खड्डे में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। पानी वो आपको गोल 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 घुमाता रहता है, आपका शरीर काम नहीं कर पाता है और फिर आप क्या हो जाती है, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो। समझ में आ गया। तो खड्डे है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं नदी के अंदर। अगर समतल हो तब तो कोई भी आसानी इंसान तैर के निकल सकता है या फिर गोताखोर है उनके लिए आसान होता है, लेकिन गहरे खड्डे होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। जल गर्तिकाएं, नदी तल में गोल खड्डे जो भंवर के कारण पत्थरों के घूमने से बनते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया जल गर्तिकाएं कैसे निर्माण होते हैं, है ना, इसी के बारे में बताया था ना, गोल खड्डे बनते हैं। बी वाला पॉइंट आपके सामने नदी का निष्पेक्षण कार्य है, डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर। नदी कैसे आपके सामने, नदी की गति नदी की गति धीमी होने के कारण जब ढाल कम हो जाता है तो अपने साथ लाए गए पदार्थों को जमा करना और निष्पेक्षण करना शुरू कर देती है। अब नदी को अपने क्या किया, घाटी से बाहर निकाल लिया, पहाड़ों से बाहर निकाल दिया। अब वो मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। अब मैदानी क्षेत्र तो आपके सामने भाई, पहाड़ों में तो ऐसी ढलान थी, है ना, ऐसे वाला देखो, ऐसे वाला देखो, है ना, ढलान थी तो सीधी स्पीड से जा रही थी नदी। अब क्या, ऐसा क्षेत्र आ गया, कैसे, एक बार
ऐसे दिखा देता हूँ, इसमें समझ में आएगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ऐसे वाला क्षेत्र आपके सामने है ना, तो नदियां एकदम समतल क्षेत्र है। हाँ, अब शायद स्पष्ट है ना। तो अब जो एकदम समतल क्षेत्र है, तो अब कोई भी चीज आराम से जाएगी आपके सामने, है ना। तो नदियां क्या होगी, वो पानी है वो अपने साथ जो क्या होता है, सभी की सभी चीजों को छोड़ना शुरू कर देता है। जो कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आए वो वहीं पर छोड़ना शुरू कर देता है। और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ अवस्था व जीर्ण अवस्था के नाम से जाना जाता है। जो घाटियों में उसकी युवा अवस्था होती है नदी की, प्रौढ़ अवस्था, मेच्योर व जीर्ण अवस्था मतलब उसके बुढ़ापे वाली उम्र आ जाती है नदी की। समझ में आ गया आपको। नदियों की भी आपके सामने जवानी आती है, नदियों की भी आपके सामने क्या बोलते हैं वो मेच्योरिटी आती है, अडल्ट आता है, और उसके बाद में जीर्ण अवस्था बुढ़ापा उनका भी आता है। हर वस्तु का आता है जीवन में। निष्पेक्षण से निर्मित आकृतियां कैसी होती है, जलोढ़, पंख व शंकु। जब नदी पहाड़ से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है तो भार को पंखे के आकार में जमा करती है। मतलब आपके सामने किस प्रकार से जमा करती है, आपके सामने मतलब पहाड़ से मैदानी उतर में उतरती है ना, तो जितना भी उसके पास जो मटेरियल था जो ज्यादा भारी था उसको तुरंत वहीं पर आपके सामने क्या कर देती है, वहीं पर आपके सामने जमा करना शुरू कर देती है। और इसी जमावट की वजह से किसका निर्माण होता है, जलोढ़ जो मैदान होते हैं उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, गोखुर जिले। गोखुर जिले कौन सी होती हैं, नदी के अत्यधिक घुमावदार मार्ग के कारण आपके सामने क्या हो जाते हैं, उसके सिरे कट जाते हैं। देखो मैं बताऊं क्या होता है आपके सामने, नदी का ये मार्ग था ऐसे वाला, समझ में आ गया आपके सामने। अब धीरे धीरे नदी ने क्या किया, आपके सामने ऐसे उसने चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक समय आएगा जब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है, ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ये वाला सही है, थोड़ी छोटी नदी है भाई, है ना। नदी यहां से आई ऐसे लेती थी, अब क्या, नदी के मन में मजा नहीं आ रहा, फिर वो क्या करेगी, आपके सामने ऐसे ऐसे बहती हुई धीरे धीरे ऐसे बहना शुरू कर देगी। समझ में आ गया। तो अब ये जो क्षेत्र था यहाँ पर क्या पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो अब नदी का दबाव क्षेत्र कैसा बन गया आपके सामने, ऐसे वाला। ये तो आपके सामने गोखुर झील बन गई। अब नदी सीधी बहना शुरू हो गई, समझना। तो नदी के किनारे जो झीलें पाई जाती हैं जो उसके घुमावदार मोड़ के कारण बनती हैं, उसको किसने के नाम से जाना जाता है, गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई वो सांड होता है ना, बैल या बलद जिसको बोलते हैं, उसका खुर होता है ना, गाय का खुर होता है, उसका कैसा चिन्ह होता है, ऐसा ही तो होता है वो, इस प्रकार का, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, इस प्रकार का होता है ना। तो इसी प्रकार की झील होती है, इसीलिए उसी आकृति के कारण इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है प्राकृतिक तटबंध। बाढ़ के किनारे, नदी के किनारे पे छोटे अवसादों से जमा होने से बड़े किनारे बन जाते हैं। अब क्या होती है, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से भी होता है आपके सामने, और वैसे भी हो जाता है, जो लोग भी निर्माण करते हैं कृत्रिम रूप से। देखो क्या हो गया, नदी का ये क्षेत्र था, है ना, नदी यहां से बहती थी। अब क्या, जब बाढ़ आई तब क्या, नदी बहुत तेजी से बहती है, तो क्या हो जाती है, बहुत गहरी घाटियों का निर्माण कर देती है। घाटियां नहीं मतलब बहुत गहरी जमीन का निर्माण कर देती है, या फिर अपने आसपास उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी जमा कर देती है किनारों पे, या पत्थरों को जमा कर देती है। इसलिए क्या होता है, नदी का जो दोनों किनारे होते हैं ना, इस पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण हो जाता है मिट्टी के कारण। वहां पर किसका निर्माण देखने को मिलता है, प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करता है। तटबंध, तटबंध मतलब जो तट है ना, दोनों किनारे हैं, उसमें क्या हो गया, उसको वो बंद हो गए हैं। अब नदियां उसके बीच से गुजरेगी, बाहर से नहीं जा सकती है। समझ में आ गया आपको। इस अगली बार से जब मैं इस प्रकार की जो क्लासेस लाऊंगा ना, इसमें मैं क्या करूंगा, एक एक पिक्चर भी जोड़ दूंगा, तो आसानी रहेगी आपके लिए समझने के लिए। अब की बार तो मैंने नहीं जोड़ी, अगली बार से ये करूंगा मैं कोशिश, ज्योग्राफी जब से भी पढ़ूंगा तब से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, बाढ़ के मैदान। बाढ़ के समय नदी के किनारों पर महीन अवसादों के जमा होने से क्या, समतल और उपजाऊ मैदान निर्माण होता है। मतलब बाढ़ जब के समय जब नदी अपने किनारों से महीन अवसादों को जमा करती है, तो क्या होता है, जो उपजाऊ मैदान है उसका धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो बाढ़ के किनारे क्या, महीन अवसादों के जमा होने से जो समतल और उपजाऊ भूमि है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अगले वाला पॉइंट है डेल्टा। नदी जब समुद्र या झील में मिलती है तो उसकी अत्यधिक धीमी गति होने से उसका भार त्रिभुजाकार आकृति में जमा करती है। मतलब नदी जब समुद्र या झील में मिलती है ना, मतलब आखिरकार में, तो उसकी गति धीरे हो जाती है और उसका आकार कैसे हो जाता है, आपके सामने त्रिभुजाकार आकार हो जाता है भाई। इस प्रकार की उसकी आकृति देखने को मिलती है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको क्या देखने को मिलता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा है वो इसके प्रमुख उदाहरण है। समझ में आ गया। तो डेल्टाओं का निर्माण होता है, क्यों होता है आपके सामने, उसमें ना जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन, एक साइंस भी चलती है, कभी समझाएंगे, अभी तो छोटा वीडियो बना रहे हैं, बड़ा वीडियो में आपको सब कुछ चीजें एकदम साइंस भी लगती है इस चीज के पीछे। विसर्प, मिनिएंडर्स,
प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था के तल का बल खाकर चलना व धीरे मार्ग, मतलब क्या होता है आपके सामने प्रौढ़ व जीर्ण अवस्था होती है तो क्या नदियां बहुत धीरे धीरे चलती है और टेढ़े मेढ़े रास्तों का निर्माण करना शुरू कर देती है, सीधे रास्तों पर नहीं जाती। क्यों? पानी का बहाव इतना तेज रहता नहीं है, तो नदी को जहां पर रास्ता मिलता है, जहां पर कच्ची मिट्टी मिलती है ना, जैसे अब क्या हुआ, नदी ऐसे जा रही थी आपके सामने, है ना, नदी ऐसे एकदम सीधी जा रही थी, अब यहाँ पर क्या पत्थर व चट्टानियां मजबूत मिट्टी आ गई, तो अब क्या होगा, नदी ऐसे जाएगी भाई। अगर बाढ़ का वक्त होता है, तेज धार से आती तो सीधी निकल जाती, इस पत्थर को अपने साथ बहा ले जाती या फिर मिट्टी को भी बहा कर ले जाती। ये फर्क हो जाता है आपके सामने। ये अपराधनात्मक और निष्पेक्षणात्मक दोनों कार्य नदी के रिवर बेसन के पूरे भूआकृति के विज्ञान को निर्धारित करते हैं। तो ये जो अपराधनात्मक और निष्पेक्षणात्मक कार्य होता है, ये नदी का जो बेसिन होता है उसकी जितनी भूआकृतियां बनती है उसको एकदम स्पष्ट रूप से बताने का कार्य करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, नदी के अपराधनात्मक व निष्पेक्षणात्मक कार्यों के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।